हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने विज्ञापन 50 जो कि यूपीएचएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा है, यानी 70 क्वेश्चन 3 पार्ट में, एक डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू। तो इसी सेम पैटर्न पे हम लोग विज्ञापन 51 का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि अप्रैल महीने में 2025 में हुआ था। अगेन चूंकि इसमें पेपर लीक का मामला था तो 26 में भी हुआ है। तो विज्ञापन 51 के 2 पेपर हुए हैं, तो पहला पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पर क्या है कि पहले क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, और जो अपकमिंग 70 क्वेश्चन हैं वो ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं। तो आइए 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 50 तक सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि कटिबंध संस्तर सिद्धांत प्रतिपादन किया था, किसके द्वारा किया गया था? आपको तो पता है, ग्रिफिथ टेलर का, राइट। माइग्रेशन जोन थियरी इसी को बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था, जैसा कि थियरी का नाम है जोन स्ट्राटा थियरी, मतलब एक जोन है, सेंट्रल जोन है, और उसके इर्द गिर्द एक कंसेंट्रिक जोन बना हुआ है, स्ट्राटा बनी हुई है। इसी को ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बताया था। किसके लिए बताया था? जो रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो रेसेस हैं वो कहाँ पर किसी भी स्थान पर क्यों हैं, उसको इससे उन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। और इन्होंने कहा था कि जो कोर एरिया है ये है सेंट्रल एशिया, राइट, मतलब कैस्पियन सी के आसपास का एरिया। वहाँ से इन्होंने कहा कि जो सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स थी, जो रेस थी, वो सबसे पहले यहाँ पर उसका प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर नई आपकी रेस आई। फिर जब वो उसको शिफ्ट करी तो वो उससे दूर होती गई। तो कहने का मतलब एक तरीके से केंद्र अपसारी पुष्ट लगा, ठीक है। जो पुरानी थी वो इस सेंटर से दूर होती चली गई, और अभी जो सेंटर में है वो सबसे नई रेस है उनके हिसाब से। तो ये जो स्टार्टा था, सबसे बाहर वाला जो स्टार्टा इन्होंने बनाया था, उसमें कहा कि सबसे पुरानी पुरानी रेस है, और जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ कहा नई रेस है। ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। अब बाहर के क्षेत्र में उन्होंने तर्क दिया कि जैसे तस्मानिया है, साउथ अमेरिका के साउथ टिप में जो पुरानी रेसेस मिलती हैं, इसीलिए मिलते हैं क्योंकि समय के साथ उनका स्टार्टा चेंज होता गया और वो सेंटर से बाहर की ओर शिफ्ट होती चली गई। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मास वास्टिंग। ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए। मास फास्टिंग की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मेन रोल प्ले करता है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। अब ग्लेशियल और ग्रेविटी में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, वो अलग एक्टिविटी हो गई, राइट। तो ये तो सरल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि कोपेन के विश्व जलवायु विभाजन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सत्य नहीं है। यहाँ पर पहचानना है कौन सत्य नहीं है। अब आपको पता है कि इनका जो नॉमेनक्लेचर था वो कैपिटल बेस था, मतलब इन्होंने जो जलवायु को दिखाना था उसके लिए अलग अलग लेटर का यूज किया। अब आपको पता है स्टार्टिंग उन्होंने कहाँ से करी थी, विषुवतीय क्षेत्र से ए, फिर सवाना क्षेत्र या सेमी एरिड या एरिड क्षेत्र के लिए बी, फिर सी मेडिटेरेनियन के लिए, ऐसे डी, फिर एफ। अब यहाँ पर ए सब जगह दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। ए है विषुवतीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय तो होगा ही। चलिए, एफ का क्या मतलब है? एफ मतलब फॉर एवर, फॉर एवर रेनफॉल, ऐसे याद कर लीजिए आप। मतलब जहाँ वर्ष भर बारिश होती रहती है तो वर्षावन, ये तो सही है। एम, एम का मतलब क्या हो गया? मानसून, ठीक है। और एस का मतलब होता है समर, समर ड्राई, समर सूखी रहेगी।
और डब्लू मतलब विंटर ड्राई। चलिए अब आप बताइए, जो ए डब्लू है मतलब विंटर वहाँ ड्राई रहती है, तो सवाना क्षेत्र में, ये भी सही है, ये भी सही है। ए एन को कह रहा है उष्ण मरुस्थल, मरुस्थल, तो क्या मरुस्थल के लिए एन इन्होंने यूज किया था? नहीं, कोपिन महोदय ने मरुस्थल के लिए यूज किया था डब्लू, राइट। और हमने कहा कि मरुस्थल किस कैटेगरी में आएंगे? बी वाले में आएंगे। और हॉट डेजर्ट की बात कर रहा है, गर्म मरुस्थल की, तो उसके लिए इन्होंने स्मॉल एच यूज किया था, तो इसका पूरा हो जाएगा बी डब्ल्यू एच। इसलिए ये वाला गलत है, और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सत्य नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय भूगोल विद्या प्रादेशिक विकास और ग्रामीण नियोजन पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? उनको कौन है? अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको कीवर्ड पकड़ने होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि रीजनल डेवलपमेंट एंड रूरल प्लानिंग। अब आप बताइए कि रूरल प्लानिंग से रिलेटेड किनका जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था? वो था आरपी मिश्रा का, जिन्होंने क्या दिया था? ग्रोथ फोकी का कंसेप्ट दिया था। इसमें क्या किया था इन्होंने? इन्होंने बताया कि जो प्लानिंग होनी चाहिए, जो प्लानिंग होनी चाहिए वो टॉप डाउन नहीं होनी चाहिए, वो बॉटम टू अप होना चाहिए। बॉटम टू अप मतलब प्लानिंग आपके जो सबसे आइसोलेटेड ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से शुरू होनी चाहिए और फिर वो टॉप लेवल तक, कैपिटल रीजन तक जानी चाहिए, जिसमें उन्होंने 5 टीयर के रीजन को बताया उन्होंने, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि सेंट्रल विलेज, फिर विलेज के बाद सर्विस सेंटर, फिर ग्रोथ पॉइंट, फिर ग्रोथ सेंटर, फिर ग्रोथ पोल, मतलब कैपिटल रीजन जैसा। तो ये 5 टीयर की उन्होंने बात करी थी और कहा कि बॉटम टू अप अप्रोच रखना चाहिए, और इन्होंने टॉप टू बॉटम अप्रोच को रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो देख रहे हैं इन्होंने रूरल को प्राथमिकता दी थी जब प्लानिंग करते हैं, रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसलिए आरपी मिश्रा का वर्क यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो जाता है क्वेश्चन के। और क्वेश्चन भी आपका यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का प्रमुख व्यक्ति था? वैसे तो आपको पता है कि जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है ये 1950s में आया, ठीक है, और कई जोग्राफर्स, कई मैथमेटिशियन के एफर्ट के जरिए जोग्राफी में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया। लेकिन उसमें कह रहा है कि सबसे मुख्य व्यक्ति कौन था? आपने नाम तो सुना ही होगा, पीटर हैगेट का। लेकिन आखिरकार इन्हों को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेख लिखा था, लोकेशनल लोकेशनल एनालिसिस एनालिसिस इन ह्यूमन जोग्राफी। कभी कभी ये किताब का नाम ही पूछ लिया जाता है, और इसमें इन्होंने एक चीज़ का आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो ह्यूमन जोग्राफी है वो केवल एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट नहीं है कि कहाँ पर मानव मिल रहा है, कहाँ पर वितरण मिल रहा है, बल्कि इन्होंने कहा कि उसको भी एक जियोमेट्रिक मॉडल पे एडजस्ट करना चाहिए। मतलब उसमें ज्योमेट्रिक मॉडल का यूज करना चाहिए, मॉडलिंग का यूज करना चाहिए, जिसके जरिए ऑर्डर मिलेगा, पैटर्न मिलेगा जो ह्यूमन सोसाइटी है। तो उसके लिए इन्होंने 3 ट्रायड का यूज किया अर्बन सिटीज़ में। जैसे मान लीजिए सिटी का कोई सेंटर है तो उसके लिए पॉइंट यूज किया इन्होंने। अब उस सिटी में जो रोड है उसके लिए इन्होंने लाइन शब्द यूज किया, और उस सिटी की जो बाउंड्री है उसके लिए इन्होंने एरिया का यूज किया। अब कहा ये तीनों हर एक सिटीज़ में एक पैटर्न के रूप में देखने को मिलेंगे। जैसे जहाँ पर रोड जा रही उसके अलॉन्ग में सेटलमेंट के आपके एक पुंजित रूप में उनका पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से उनका
मुख्य रोल हो जाता है। उसके बाद भी इन्होंने कई लोगों के साथ में, जैसे चोरले के साथ इनका जो वर्क है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ एक किताब लिखी थी, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, 1967 में। ठीक है, तो चोरले के साथ भी इनका काम था। तो इस तरीके से इन्होंने एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड बनाया था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का। बाकी लोग क्या है, रिचर्ड हार्सून, ये डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करते थे। कार्ल सावर कल्चरल ज्योग्राफी पे ज़्यादा इनका वक्त था, और मैकिन्डर किस पे थे, जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल पे थे। तो कहीं ना कहीं से यही नाम सबसे रिलेवेंट हो जाता है इस प्रश्न के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कंसेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट। सबने जिन्होंने ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उनको ये तो रटा ही होगा, फिर भी हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं। किसने दिया था इसको, अर्नेस्ट बर्गीस ने दिया था। ये जो स्टडी इन्होंने करी थी, ये बेस थी शिकागो शहर पे, शिकागो शहर पे। और इन्होंने 5 कंसेंट्रिक सर्कल बनाया था। ठीक है, और जिसमें उन्होंने क्या कहा, ये जो 5 कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, इनमें अलग अलग लैंड यूज होता है। वो कौन कौन सा लैंड यूज होता है, सबसे सेंटर में जो होता है वो क्या है, वो है सीबीडी, राइट, सीबीडी। अब सीबीडी के बाहर जाएंगे तो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जोन है। और ट्रांजिशन के बाहर आप जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लो क्लास रेजिडेंस है। और उसके बाहर जाएंगे तो हाई क्लास है, यहाँ पर हाई क्लास रेजिडेंस है। और सबसे लास्ट में कम्यूटर जोन है। कम्यूटर जोन मतलब ऐसे जोन जहाँ के लोग दिन में इस शहर वाले क्षेत्र में आते हैं और रात में शयन के लिए, रेस्ट करने के लिए फिर से पुनः अपने स्थान में, मतलब अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। कहने का मतलब केवल वो काम करने दिन में आते हैं, रात में वो इस क्षेत्र में आकर के रहते हैं। उनका यहाँ पर कोई परमानेंट सिटी के आसपास क्षेत्र नहीं होता है जहाँ पर वो रहते हों। ठीक है, सिटी के आसपास ट्रांजिशन जोन के बगल में यहाँ पर लो क्लास रेजिडेंस यहाँ रहते हैं, जहाँ पर स्लम वगैरह की आबादी ज़्यादा होती है। तो ये जो स्टडी किया था सर्वप्रथम बर्गीस महोदय ने किया था 1923 में किया था। ठीक है, और जो होमर होयट महोदय थे, इन्होंने सेक्टर थियरी दी थी। ठीक है, ये भी अर्बन यूज या डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। हैरिस उलमैन ने क्या दिया था, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी। ठीक है, वाल्टर क्रिस्टालर सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो जो विज्ञापन 51 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है, तो इसका जो लेवल है थोड़ा इजी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल रहना है। कई बार जो सरल प्रश्न होते हैं आपके, उसी सरलता में आपको डुबा ले जाते हैं, लेकिन डूबना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई स्पेशियल पैटर्न ऑफ ज्योग्राफिकल डेटा। अब यहाँ पर एक वर्ड पकड़िए, स्पेशियल पैटर्न। कौन सा ऐसा मेथड है जिसके जरिए कोई भी ज्योग्राफिकल डेटा है उसमें स्पेशियल पैटर्न फाइंड आउट करता है। कौन सा मेथड है, क्या सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग नहीं है, क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन से, मान लीजिए कई लोग हैं यहाँ पर, अब हमको कई लोगों पे स्टडी नहीं करना है, एक लोगों को हमने उठा लिया और इन्हीं को स्टडी करके बाकी इन तीनों पे जनरलाइज कर दिया, ये तो हो गया सैम्पलिंग। और रिग्रेशन क्या होता है कि एक वेरिएबल है कि जैसे इनकम है, ठीक है, और दूसरा क्या है, कंजम्पशन है। तो इनकम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंजम्पशन पे, या फिर कंजम्पशन का इनकम पे क्या पड़ता है। तो ये जो इम्पैक्ट हो गया कॉज एंड इफेक्ट का, ये रिग्रेशन होता है। इसमें भी कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है। कोरिलेशन, इसका एक दूसरे का कोरिलेशन देखते हैं, इसमें इम्पैक्ट नहीं देखते हैं। जो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसके जरिए जो ज्योग्राफिकल डेटा होता है, राइट, उस
उसके जरिए एक इंडेक्स वैल्यू निकाली जाती है और उस इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से हम ये बताते हैं कि अगर वो वैल्यू 0 आ रही तो इसका मतलब है कि वो क्लस्टर्ड है। मतलब ये वैल्यू किसके बेसिस में निकलती है, जो दो सेटलमेंट एरियाज हैं उनके बीच की जो दूरी है उसके बेसिस पे ये इंडेक्स वैल्यू निकाली जाती है फार्मूला लगा करके, और फिर उस वैल्यू का कैटेगराइजेशन किया जाता है। अगर उस वैल्यू का मान 0 आ रहा है तो वो कैसा पैटर्न होगा, क्लस्टर्ड सेटलमेंट जैसा होगा। अगर 1 रहता है तो वो रैंडम रहता है, नियर टू रैंडम। और अगर जो मैक्सिमम इसका है 2.15, अगर ऐसा इसकी वैल्यू आ गई किसी भी क्षेत्र में नियरेस्ट नेबर एनालिसिस लगाने के बाद, तो वो क्या होता है, रेगुलरली स्पेस्ड एरिया होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म जैसा वहाँ पर सेटलमेंट का पैटर्न देखने को मिलता है। तो कहीं से जो क्लस्टर, रैंडम और रेगुलरली स्पेस, ये किसको बता रहा है, स्पेशियल पैटर्न को बता रहा है। इसको किसने दिया था, कमेंट करके बताना है। ठीक है, हम बाकी इसको आगे फर्दर देखेंगे। वैसे हिंट के लिए एक क्लार्क महोदय है और इवान है, कब दिया था इसको अब आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर द टाइम। ट्रेंड की बात कर रहा है, मतलब समय के साथ में क्या ट्रेंड है, तो कौन इसको बेस्ट दिखा सकता है। मान लीजिए इधर प्रोडक्शन है, इधर ईयर दिया गया है, इधर प्रोडक्शन सिनेरियो है, तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं आप। तो एक्चुअल में इसका उत्तर सही होगा लाइन ग्राफ। लेकिन पाई चार्ट का क्या रोल है, पाई चार्ट वहां पर हम यूज करते हैं जब हमें क्या एक होल में से एक पार्ट को दिखाना हो। जैसे हमने कहा कि 100% यहाँ पर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि एग्रीकल्चर में ही जो 30% लोग हैं वो एनिमल हस्बेंड्री में हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री भी तो आता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी तो आता है। तो अगर हम उस पूरे एरिया में से इसको निकाल दिए तो किसके जरिए निकालेंगे, पाई चार्ट के जरिए। ओजाइव क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक ग्राफ होता है। स्टार डायग्राम क्या होता है, जब हम मल्टीपल वेरिएबल को लेते हैं और उनको एक ग्राफ में दिखाते हैं तो वो आपका स्टार डायग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 39th क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैप प्रोजेक्शन शोज अर्थ एज अ व्यू फ्रॉम द स्पेस। मतलब ऐसा कौन सा मानचित्र प्रक्षेप है जिसमें जो लाइट का सोर्स है वो अंतरिक्ष में रखा जाता है, मतलब इन्फिनिटी पे रखा जाता है। अब आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो एजीमुथल है, जब पोलर एरियाज का हमें मैपिंग करनी होती है तो हम लाइट सोर्स के बेसिस पे 3 तरह के मैप क्रिएट करते हैं। कौन सा है, निमोनिक है, मोनिक, दूसरा स्टीरियोग्राफी और तीसरा ऑर्थोग्राफिक। निमोनिक में क्या होता है कि इसमें जो लाइट का सोर्स होता है वो अर्थ के सेंटर में होता है, और इसमें क्या होता है, टेंजेंट के अपोजिट होता है। और आर्थोग्राफी में क्या होता है, जो लाइट का सोर्स होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, यानी स्पेस में। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा, आर्थोग्राफिक। ठीक है, मर्केटर आपका ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, सिनुसाइडल ये आपका मैथमेटिकल प्रोजेक्शन, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं
ताकि अगला प्रश्न पढ़ने में परेशानी ना हो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संकल्पना प्रादेशिक नियोजन में नगर तंत्र के स्थानिक संगठन के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। स्थानिक संगठन समझिए यहाँ पर स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्बन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन? इसी को बोलते हैं नेस्टेड हिरार्की। ठीक है, नेस्टेड हिरार्की अर्बन सिस्टम की किसने कहा था, किस थ्योरी में बताया गया था? ये बताया गया था सेंट्रल प्लेस थ्योरी में, राइट। किसने दिया था? क्रिस्टॉलर ने। कब दिया था? 1933 में। ठीक है, इसमें क्या है जी, सेक्टर थ्योरी में। सेक्टर थ्योरी में जो हॉयट महोदय ने दिया था, इसमें इन्होंने कहा कि जो सेटलमेंट का पैटर्न है, अर्बन सेटलमेंट का जो पैटर्न है, वो ट्रांसपोर्ट के इलाके में इलांगेटेड हो जाता है। डिपेंडेंसी थ्योरी आपको पता है कि पुअर है और इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब क्या करते हैं कि पुअर से लेते हैं रॉ मटेरियल और ये इसको देते हैं फिनिश मटेरियल। तो जब इससे रॉ मटेरियल कम दाम में लेते हैं, फिनिश जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा दाम पे देते हैं, तो इनको प्रॉफिट होता है, इनका कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है। यही है डिपेंडेंसी थ्योरी। रिसोर्स एलोकेशन थ्योरी क्या है कि ये कहता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए उनका जो एलोकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब जो कह रहा है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन सिस्टम, उसके लिए बेस्ट जो हमारी थ्योरी सेट बैठती है वो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगेन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से। यदि एक मापक पर आर घटाई गई पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है, तो मालवीय प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी? अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो मालवीय प्रोजेक्शन है ये कैसा है? ये है मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, राइट। अब ये जो मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, तो इसमें जो भूमध्य रेखा की लंबाई होती है उसको कैलकुलेट करते हैं 4r√2। उसका फार्मूला ये है। ये तो अगर आपको याद है तो आप बता पाएंगे। दूसरा कौन सा मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है? सिनुसाइडल। ठीक है, सिनुसाइडल प्रोजेक्शन। इसमें जो भूमध्य रेखा की लंबाई बताई गई है वो क्या बताई गई है? 2πr। देख रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ भी दिया गया है। तो ऑप्शन तो यहाँ पर डी सही होगा, क्योंकि मालवीय प्रोजेक्शन के बेसिस पे लेंथ ऑफ इक्वेटर पूछ रहा है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 2πr cos 45, ये किस में आता है? ये गाल प्रोजेक्शन में जो इक्वेटर की लेंथ होती है उसके लिए फॉर्मूला है। तो एक ही प्रश्न में आपने तीन चीजें समझ ली। 2πr किसका है? सिनुसाइडल का है। 4r√2 किसका है? मालवीय का है। और 2πr cos 45 है गाल प्रोजेक्शन के लिए, इक्वेटर को कंप्यूट करने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि वार्म एंड कोल्ड कोर रिंग आर एसोसिएटेड विथ ओशनिक फिनोमेना। वार्म एंड कोल्ड रिंग। वार्म रिंग एसोसिएट होती है वार्म करंट से और कोल्ड रिंग कनेक्ट होती है कोल्ड करंट से, राइट। कह रहा है कि कौन इससे रिलेटेड करता है। अब देखिए यहां पर जो ऑप्शन है वो है एकमैन स्पाइरल। क्या एकमैन इससे संबंधित रखता है? एकमैन तो ये कहता है कि कैसे जो विंड होती है, विंड क्या करती है? ओशनिक करंट को कैसे एक दिशा में फ्लो कराती है। इसी को बोलते हैं एकमैन स्पाइरल, जो कि गहराई के साथ कम होता जाता है। गल्फ स्ट्रीम, क्या इसके टर्म्स में ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप हल्का सा मैप बनाएं, कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका में बहती है ना। चलिए देख लेते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। चलिए अब देखिए, आपको पता है यहाँ पर विश्वती रेखा आई, विश्वती तरंग क्या बोलते हैं धाराएं आई यहाँ फ्लोरिडा के पास से, यहीं से गल्फ स्ट्रीम का जन्म हो जाता है जो कि गर्म होती है, आगे बढ़ी यहाँ तक आई। अब क्या होता है, यहाँ से लेब्राडोर की धारा आई जो कि ठंडी है, ठीक है। यहाँ से जेट स्ट्रीम गई, जेट स्ट्रीम गई कि गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम गई, ठीक है। और यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास में इन दोनों का मिलन होता है। जब दोनों का मिलन होता है तो इधर से वार्म रिंग बनी, उधर से कोल्ड रिंग बनी, वही फिनोमेना यहाँ पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्प्रिंग टाइड कब बनता है, सिजिकी की पोजीशन में, ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ये टाइड आता है। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, ये तो जानना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है। तो कन्वेयर बेल्ट क्या होता है बेसिकली, कि जो ग्लोबल सिस्टम है डीप ओशन वाटर करंट का, जो किससे चलती है, टेम्परेचर और सैलिनिटी के डिफरेंस की वजह से चलती है, ठीक है। तो आई होप चारों ऑप्शन समझ गए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रदेश किसी क्षेत्र के परिवर्तनशील चरित्र के प्रभावी तरीके से वर्णित करने का संक्षिप्त तरीका है। अब देखिए, जिन्होंने केवल एक कीवर्ड पकड़ा होगा कि वेरिएबल करेक्टर, तो आपको पता है रिचर्ड हार्सून की जो ज्योग्राफी की परिभाषा है उसमें वेरिएबल करेक्टर ऑफ द अर्थ लिखा गया है। तो अगर जो कि सबसे पॉपुलर है, अगर आपने वो वर्ड पकड़ कर इसको टिक कर दिया तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि रीजन आर द शॉर्ट हैंड वेव। शॉर्ट हैंड ऐसे याद कर सकते हैं, मैं आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है, शॉर्ट हैंड वेव कहाँ पर होता है, जब आप कुछ मैथमेटिक्स लगाएंगे। चलिए, ऑफ डिस्क्राइबिंग वेरिएबल करेक्टर ऑफ एन एरिया इन एफिशिएंट मैनर, ये बताइए इफिशियंसी किस में ज़्यादा होती है, साइंटिफिक चीज़ों में होती है, मैथमेटिकल चीज़ों में होती है। तो इन दोनों चीज़ों को किसने यूज किया था, पीटर हैगेट महोदय ने, ठीक है। तो ये सेंटेंस इन्होंने कहा था, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कितने नेशनल मिशन हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, किसमें, जो क्लाइमेट चेंज का नेशनल एक्शन प्लान है, इसमें बेसिकली आते हैं 8 नेशनल मिशन हैं, राइट। अब वो 8 जो नेशनल मिशन है उसमें देखिए कौन कौन सा है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल वाटर मिशन, ये तीनों तो हैं। नेशनल मिशन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नहीं, ये नहीं है। इसके लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब बना था, 1972 में, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो 5 हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम, राइट। तो कुछ उसको देख लेना है, टोटल 8 नेशनल मिशन थे। अब देखिए, कह रहा है कि यदि किसी डेटा सेट का मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन 2.8 है तो उसका प्रसरण क्या होगा, मतलब वेरिएंस क्या होगा। तो आपको पता है वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए 2.8 3 का स्क्वायर, दोगुना नहीं करना है, स्क्वायर करना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तब तक हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मोलेसिस बेसिन्स। मोलेसिस बेसिन क्या होता है जी, बेसिन है तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो ऊंचे होंगे, बीच का क्षेत्र क्या होगा, निम्न होगा, इसी को हम बेसिन बोलते हैं।
लेकिन जो मोलेसिस बेसिन होता है, इसमें जो आपके रॉक्स मिलती हैं, जो मिट्टियाँ मिलती हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट के साथ में अनकॉन्सोलिडेटेड सॉलिडेटेड सेडिमेंट होती है। इसका मतलब है आसपास का क्षेत्र उठा है और अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट है, तो कहीं ना कहीं से नवीन वलित पर्वत के बीच में अगर एक ऐसी द्रोणी जैसी बन गई है, बेसिन जैसी बन गई है, तो हम उसको मोलेसिस बेसिन बोलते हैं। ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है मिजोरम में। ठीक है, और अगर आपने इसका स्क्वायर कर लिया है तो आपका आएगा 8.008। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, चूंकि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो ट्राइब होती हैं वो उस एरिया में क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं। मतलब अगर सपोज कीजिए कि एक क्षेत्र है जहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है, तो अमूमन हम और आप क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, एक फसल को काटा फिर अगेन दूसरी फसल लगाया, तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। लेकिन ये क्या करते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, ये फील्ड रोटेशन करते हैं। फील्ड रोटेशन मतलब एक या दो फसल उगाई, जब वहाँ की उर्वरता कम हो गई तो वहाँ की फील्ड को छोड़ करके दूसरी फील्ड पे चले जाते हैं, फिर वहाँ उगाते हैं। ठीक है, तो जब उनको उत्पादकता वहाँ पर ठीक मिलती है, जब तक ठीक मिलती है तब तक वहाँ उगाते हैं, अदरवाइज फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग स्थान है, अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो मिल्पा कहाँ पर जानी जाती है? क्वेश्चन में पूछा है कि मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं। मिल्पा, मिल्पा तो मैक्सिको में है, मैक्सिको में इसका लोकल नेम है। लदांग ये है मलेशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तमरई कहाँ के है? इसी के पड़ोसी देश में है, ये है थाईलैंड में। और जो टोंगिया है, टोंगिया ये किसका लोकल नेम है, किस देश में? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का लोकल नेम है म्यांमार में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि जो इंडिया का वेदर मैप है वो प्रिपेयर्ड होता है किस प्रोजेक्शन पे? अब आपको पता होना चाहिए कि जो वेदर मैप है उसमें आप मुख्य रूप से क्या क्या दिखाते हैं। अगर वो पता चल जाएगा उसके बेसिस प्रोजेक्शन बता देंगे। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आइसोबार का दिखाया जाता है, मतलब उसमें दबाव क्षेत्र को दिखाया जाता है, उसमें विंड को दिखाया जाता है। अब अगर विंड को दिखाना है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें ये है कि ट्रू बियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ट्रू डायरेक्शन होनी चाहिए। अब आप बताइए ट्रू डायरेक्शन किस प्रोजेक्शन में होता है? शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर नाविकों को समुद्री क्षेत्र में जाना होता था तो वो मार्केटर प्रोजेक्शन का यूज करते थे। उसमें जो पथवे होता था वो बिल्कुल सीधा हुआ करता था, रंब लाइन जो नाम था। तो वैसे अगर हमको विंड को दिखाना है, उसकी डायरेक्शन को प्रॉपर तरीके से दिखाना है, तो मार्केट मार्केट नहीं, मार्केटर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से जो वेदर मैप है वो मार्केटर प्रोजेक्शन पर बेस्ड है। और अभी कुछ रिसेंट मैप आया जिसमें पॉलीकोनिक भी है, लेकिन मोस्टली वेदर मैप जो इंडिया का है वो मार्केटर प्रोजेक्शन पे बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रेट आइस एज। अब ये तो फैक्चुअल है, ये हैं लुइस अगासिज जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था ग्रेट आइस एज। तो ग्रेट आइस एज क्या होता है? वो टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि जो अर्थ की सरफेस है ना, अब आपको पता है कि वो पोल एरिया में, ये पोल एरिया है, तो यहीं पर तो आपको आइस देखने को मिलती है। क्यों यहाँ पर दिखती है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, 0 डिग्री से भी कम है। तो जब टेम्परेचर
उस टाइम पीरियड में घट जाता है ओवरऑल पूरे पृथ्वी की सतह का, तो ये जो आइस होती है ना, ये ध्रुवीय क्षेत्रों से बढ़ करके इस टेम्परेट रीजन तक फैलाती है दोनों गोलार्ध में। इसी को बोलते हैं ग्रेट आइस एज। दो मुख्य ग्रेट आइस एज आए थे जो अर्थ की हिस्ट्री, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। एक है कार्बोनिफेरस का, और जो सबसे रिसेंट में अभी आया था वो था प्लेस्टोसीन का। ठीक है, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ स्पीसीज हैबिटाट रिक्वायरमेंट एज वेल एज फंक्शनल रोल। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ स्पीसीज हैबिटाट। हैबिटाट के साथ में अगर आपने फंक्शन जोड़ दिया किसी भी एरिया में, जो फंक्शनल रोल है स्पीसीज का, तो उसको जोड़ दिया, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है इकोलॉजिकल नीचे या नीके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इकोटोन क्या है? इकोटोन दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, जैसे विश्रुति वर्षावन से अगर आप सवाना के बीच में जाएंगे तो एकाएक तुरंत सवाना नहीं देखने को मिल जाएगा, बीच में ट्रांजिशन जोन मिलेगा, तो उसको हम इकोटोन बोलेंगे। नेचुरल हैबिटाट क्या है कि जहाँ पर कोई भी जो जीव जंतु है उस प्राकृतिक परिवेश में रहता है। ठीक है, अगर इस क्षेत्र में लॉयन रहता है तो यहाँ तक रहेगा, तो जिस क्षेत्र में पूरा रहता है तो वहाँ पर इसको बोलते हैं हैबिटाट। होम रेंज क्या होता है? इसी का मिलता जुलता नॉमेनक्लेचर है, बस इसमें यही है कि होम रेंज वो मैक्सिमम रेंज होती है किसी भी जीव के लिए जहाँ तक वो खाने के लिए, पीने के लिए व्यवस्था करने जाता है संसाधनों का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उसको हम बोलते हैं होम रेंज। अपने घर को चलाने के लिए, अपने पेट को चलाने के लिए जिस रेंज तक वो जाता है उस लिमिट को हम बोलते हैं होम रेंज। तो आई होप हम लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, समझ भी लिया है। अब पार्ट 2 में हम लोग 51 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।